हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीजीटी टीआरई 3 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 71। इसमें हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स पे पावर एक्स इजिकल टू 7 पे पावर एक्स प्लस 49। इसमें हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है जो दोनों तरफ के इक्वेशन मतलब एलएचएस और आरएचएस को सेटिस्फाई करे। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाएंगे तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग होगा, तो इसलिए हम लोग पहले ऑप्शन वाइज इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास 7। तो अगर हम लोग x का वैल्यू 7 रखते हैं तो क्या होता है, तो 7 पावर 7 इज इक्वल टू 7 पावर 7 प्लस 49। तो ये हो गया 7 पावर 7 इज इक्वल टू 7 पावर 56। तो ये इक्वल नहीं है, तो ये अनइक्वल हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही नहीं होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे पास ऑप्शन नंबर बी को देखने। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है, ऑप्शन नंबर बी में 49 है। तो अब हम लोग इस 49 को इक्वेशन में रखते हैं। तो 49 पावर 49 इज इक्वल टू 7 पावर 49 प्लस 49। तो हम लोग को एक रिलेशन पता है कि अगर ए पे पावर बी पे पावर एम हो तो ए हो जाता है ए पावर बी इंटू एम। ठीक है, तो इसको हम लोग यूज करेंगे आगे। तो ये अगर हम लोग 49 को 7 पावर 2 लिख सकते हैं, उसके ऊपर 49 है, इंटू हो जाएगा 49 इज इक्वल टू 7 पावर 98। तो इधर हो जाएगा 7 पावर 2 इंटू 49 98 इज इक्वल टू 7 पावर 98। तो ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई कर रहा है हमारा इक्वेशन को, तो एक ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अभी हमें हमारे पास ऑप्शन में मोर देन वन ऑफ द अबव भी है, तो हम लोग ऑप्शन सी को भी चेक कर लेंगे कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है, 21 है। तो हम लोग 21 को रखते हैं इक्वेशन में। तो 21 पावर 21 इज इक्वल टू 7 पावर 21 प्लस 49। तो हम लोग 21 को 7 के टर्म्स में नहीं तोड़ सकते हैं, तो 21 पावर 21 इज इक्वल टू 7 पावर 70 हो गया। तो ये इक्वल नहीं है, तब हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो ये बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 71 सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72। तो 72 में क्या दिया हुआ है, इसमें हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमें बताना है अगर मान लेते इसका रूट अल्फा और बीटा हो। ठीक है, अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट अल्फा बीटा हो तो हमें बताना है कि अगर इसका हम लोग रेसिप्रोकल लेंगे, मतलब 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा अगर रूट लेंगे तो उसका पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x के जगह x को रिप्लेस कर देंगे 1 बाई एक्स से। ठीक है, तो इसको हम लोग रिप्लेस करके देखते हैं। तो a बाई एक्स स्क्वायर हो गया प्लस b बाई एक्स हो गया प्लस c इज इक्वल टू 0 हो गया। तो एक्स स्क्वायर एक हो गया बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 0। तब हमारे पास क्या इक्वेशन आ गया, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 72 का हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 73। इसमें हमें दिया हुआ द रिमाइंडर फाइंड करना है हमें जब हमारे पास x पर पावर 25 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। तो रिमाइंडर कितना होगा। तो जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन मिले तो हमें क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर में जो भी है उसको जीरो के इक्वल कर देना है। तो हमारे पास क्या है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हो गया -1। ठीक है, तो अब हमें -1 को उस अलजेब्रिक फॉर्म में लिख देना है। तो ये हो गया -1 पावर 25 प्लस 1 बाई -1 प्लस 1। तो ये हो गया ऊपर भी 0 नीचे भी 0। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 73 का हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 74। तो क्वेश्चन नंबर 74 में हमें बताना है द सम ऑफ ऑल द इंटीजर फ्रॉम 21 टू 100। तो 21 से लेके 100 के बीच में जितने भी इंटीजर हैं उनका सम कितना होगा। तब हमें पता है एक रिलेशन पता है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला हमें पता है। एन नेचुरल नंबर क्या हो जाता है, एन इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, अब हम लोग सम ऑफ ऑल द इंटीजर फ्रॉम 21 टू 100 क्या हो जाएगा, सम फ्रॉम 1 to 100 माइनस सम फ्रॉम 1 to 20।
तो ये हो जाएगा सम ऑफ नंबर फ्रॉम 21 टू 100। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो 1 टू 100 क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/2, तो 100 इंटू एन प्लस 1 101/2 हो गया, माइनस में 1 टू 20 से क्या हो जाएगा 20 इंटू 21/2, तो 2 से ए गया 50 बार में, 2 से ए गया 10 बार में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 50 इंटू 101 हो जाएगा 50 माइनस 21 इंटू 10 210, तो ये हो गया 4840। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 74 हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75। इसमें हमें √9 इंटू √64 डिवाइडेड बाई √0.04 का वैल्यू फाइंड करना है। तो √9 कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 3, √64 हो जाएगा 8, और √0.04 हो जाएगा 0.2। तो ये 0.2 से 8 चला जाएगा 40 टाइम्स में, तो ये हो गया 120। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 75 का हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 76। इसमें हमें ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू बताना है, और उसका ऑप्शन देखेंगे हमें तो a माइनस बी के होल क्यू के फॉर्म में है। तो हमें ये फॉर्मूला पता है, a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है। अब हम लोग को ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू बताना है, तो इधर a माइनस बी का होल क्यूब है, इधर से माइनस 3ab उधर जाएगा तो प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 76 भी सॉल्व होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 77। इसमें हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2x माइनस एम प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और बोल रहा है कि इस इक्वेशन का इक्वल एंड रियल रूट्स हैं, तो हमें m का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये इक्वेशन किस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो हमें जो बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूल होता है वो पता है। जैसे क्या होता है कि अगर इसका डिस्क्रिमिनांट हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac हुआ, और अगर d बराबर 0 हुआ, तब हमारे पास क्या आते हैं, हमारे पास हमारे रूट्स जो होते हैं वो रियल एंड इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ तो रूट्स होते हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब अलग अलग रूट होते हैं। ठीक है, और अगर d निगेटिव आ गया हमारे पास तो रूट्स जो होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, तो रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक, तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है रूट्स इक्वल एंड रियल हैं, तो हमारे पास d हमेशा 0 ही होगा इस केस में। ठीक है, अब हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, ये हमारे पास 3 है, b हमारे पास माइनस m है, और c हमारे पास 12 है। तो चलते हैं हम लोग d का वैल्यू निकालने। तो d हो गया हमारे पास, d हो जाता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d हो गया हमारे पास अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर हो गया माइनस एम का होल स्क्वायर, तो एम स्क्वायर हो गया 4ac हो गया 4 इंटू ए हमारे पास 3 है, c हमारे पास 12 है। अब इसको हम लोग जीरो के इक्वल कर देंगे तो हमारा रियल एंड इक्वल रूट हो गया। तो हो गया ये एम स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 12 प्लस 2 इंटू 12 144 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो एम स्क्वायर हो गया 144, तो एम बराबर हो गया अंडर रूट ऑफ 144, तो ए हो गया प्लस माइनस 12। ठीक है, तो प्लस माइनस 12 दोनों आंसर हो गए। तो ए हो गया ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है, तो हम लोग टिक कर देंगे मोर देन वन ऑफ द अबव। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 77 सॉल्व। हमें एक रिलेशन याद रखना होगा, एक मतलब TRE1 TRE2 TRE3 तीनों में क्वेश्चन इस टाइप के आए हुए हैं, तो हाई चांसेज है कि TRE4 में भी इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन आए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 77। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 को सॉल्व करने। तो 78 में क्या बोल रहा है, हमें एक सेट ऑफ नंबर दिया हुआ है, उसमें हमें रेशनल नंबर पता करना है कि वो रेशनल नंबर है कि नहीं। तो 3.1/3 ये हो गया 10/3। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3.333 ये होते जाएगा, तो ये रेशनल नंबर नहीं है, तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। √2 भी नहीं है,
√4 को हम लोग √4 को 2 लिख सकते हैं। तो रेशनल नंबर है ये, क्योंकि हमारा रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है जो भी नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिखें और q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे q 0 नहीं है, तो ये रेशनल नंबर है। √127 भी रेशनल नंबर नहीं है। तो ये तीनों रेशनल नंबर नहीं हमारे, सिर्फ √4 है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 78 का हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 79। तो 79 में हमें 3 नंबर दिए हुए हैं, उनका एचसीएफ निकालना है। तो नंबर है हमारे पास 2x³ प्लस 2x और x² प्लस 1 और x4 माइनस 1। ठीक है, तो तीनों नंबर को हम लोग 1 बाई 1 करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो गया 2x कॉमन लिए तो x² प्लस 1 हो गया, ये तो x² प्लस 1 ही है। और x पावर 4 को हम लोग x² का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a² माइनस b² पे इसको तोड़ दें तो इसका आ जाएगा x² प्लस 1 और x² माइनस 1। तो अब हमें इन तीनों का एचसीएफ निकालना था। तो एचसीएफ में हम लोग देखेंगे कि इन तीनों का कॉमन फैक्टर क्या है। तो इसमें x² प्लस 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, तीनों का कॉमन फैक्टर जो कि है x² प्लस 1। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 79 भी हमारे सॉल्व हो गए, ऑप्शन नंबर बी आ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80। इसमें हमें x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई का वैल्यू दिया हुआ है 3 और हमें x बाई वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो जब हमें पता है x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई का वैल्यू 3 है जो कि पॉजिटिव है, तो ये जो x माइनस वाई जो डिनोमिनेटर में होगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो x माइनस वाई हमेशा 0 होगा, तभी इसका वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में आएगा जो कि 3 है। तो हमें यहाँ से पता चला x इज ग्रेटर देन y होगा इस केस में। तो अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में x 1 है y 2 है। ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन y नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी में x 2 है y 1 है, तो एक ऑप्शन मतलब हो सकता है कि सही हो, क्योंकि x इज ग्रेटर देन y हो, लेकिन जब तक हम लोग इसको सेटिस्फाई नहीं करवा लेते हम लोग नहीं बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी में x 1 है y 3 है, तो ये तो कंफर्म गलत होगा क्योंकि x लेस देन y है। तो चलते हैं अब हम लोग ऑप्शन नंबर बी का वैल्यू रख के देखते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो x है 2 प्लस वाई 1 3, नीचे x 2 माइनस 1, तो ये हो गया 3। तो 3/1 इजिकल टू 3, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो x बाई वाई क्या हो जाएगा, x हमारा क्या हो जाएगा, x हमारा 2 है y 1 है, तो x बाई वाई 2/1 हो गया। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 80 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। तो 81 हमारा बोल रहा है साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा ये हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका यूज करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग साइन स्क्वायर 40 डिग्री को साइन स्क्वायर 40 डिग्री लिखते हैं और साइन स्क्वायर 50 को हम लोग साइन स्क्वायर 90 माइनस 40 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये 40 हो जाएगा, 40 डिग्री लिख सकते हैं। तो अब हम लोग इसको साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा हमारा यहाँ 40 डिग्री है, तो अब हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू क्या आ जाता है 1। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 82। इसमें हमें दिया हुआ है साइन एक्स इंटू साइन 2 पाई प्लस एक्स इंटू साइन 4 पाई प्लस एक्स। ये सीरीज है हमारा, कहाँ तक जा रहा है, साइन 2n पाई प्लस एक्स तक जा रहा है और हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें पता है कि साइन 2 पाई प्लस एक्स ये क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई प्लस एक्स क्या होगा, 2 पाई हो गया साइन 360, साइन 360 प्लस एक्स, तो ये साइन एक्स ही हो जाता है क्योंकि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन लगा लेगा ये 360 डिग्री एंगल पे, तो वैल्यू साइन एक्स के बराबर ही होगा। तो अब हमें देखना है, अब हम लोग चलते हैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करके वो क्वेश्चन सॉल्व करने। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, ये है साइन एक्स और यहाँ से हमारा एक जो सीरीज स्टार्ट हो रहा है ये किस सीरीज के फॉर्म में है, ये है साइन 2 पाई प्लस एक्स, साइन 4 पाई प्लस एक्स और साइन 2n पाई प्लस एक्स। तो ये हम लोग एज्यूम करते हैं कि साइन 2 के पाई प्लस एक्स के फॉर्म में है। ठीक है, तो k कहाँ से कहाँ तक है, k का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, k का वैल्यू है 1 से n तक।
अगर 1 से n तक कैसे है, तो अगर k का वैल्यू 1 लिख करते हैं तो साइन 2 पाई प्लस x हो जाएगा। k का वैल्यू 2 करते हैं तो साइन 2 इंटू 2 4 पाई प्लस x हो जाएगा। k का वैल्यू n करते हैं तो साइन 2n पाई प्लस x हो जाएगा। ठीक है, तो यही है सीरीज है हमारा, साइन 2n पाई प्लस एक्स, साइन 2 पाई प्लस एक्स, साइन 4 पाई प्लस एक्स। ठीक है, तो अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो जब ये वैल्यू हमारे पास 1 to n टर्म तक है, तो हमें पता है कि ये जितना भी है इसका वैल्यू साइन एक्स के इक्वल हो जाएगा, इसका वैल्यू भी साइन एक्स के इक्वल हो जाएगा, इसका वैल्यू भी साइन एक्स के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सब 360 डिग्री के मल्टीपल ही होंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास लास्ट में क्या बच गए, साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और ये सीरीज लास्ट तक साइन एक्स तक जाएगा। और सब स्टार्टिंग में देखें तो एक साइन एक्स का सिंपल टर्म था, तो इसके अलावा कितने हैं हमारे पास, ये टर्म है टोटल एन। ठीक, तो ये मल्टीपल क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन मल्टीपल ऑफ साइन एक्स का एन, साइन एक्स पर पावर एन हो जाएगा, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट होगा इन सब का प्रोडक्ट साइन एक्स पर पावर 1 हो जाएगा। तो लास्ट में हमारा बच गया साइन एक्स पर पावर एन प्लस 1 इसका आ गया। तो ये अब हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी में साइन पर पावर एन एक्स है, जो कि हमारा आंसर आया साइन पर पावर एन प्लस 1x, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा, नन ऑफ द अबव। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 82 सॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं 83। इसमें हमारे पास एक टावर दिया हुआ है, और जो कि है 100 मीटर का, और उसका शैडो है 100√3 मीटर का। ठीक है, तो ये टावर है जिसका लेंथ है 100 मीटर और उसका शैडो है 100√3 मीटर। ठीक, अब हमें एंगल बिटवीन द शैडो एंड अपर एंड ऑफ द टावर पूछ रहा है। तो ये एंगल पूछ रहा है कि ये एंगल थीटा के कितना होगा। तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस। पी है हमारा 100 और नीचे है 100√3 जो कि बेस है, तो ये हो जाएगा 1/√3। तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा, tan थीटा बराबर 1/√3 है, तो इसको हम लोग tan 30 लिख सकते हैं। तो थीटा हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आ गया ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 84। इसमें हमारे पास दिया हुआ है कोसाइन ऑफ सम ऑफ एन एंगल एंड इट सप्लीमेंट्री एंगल इज। तो कोसाइन ऑफ मतलब कॉस ऑफ एंगल, मान लेते एंगल थीटा है और इसका सम क्या पूछ रहा है, एंड इट सप्लीमेंट्री। इट सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो इसका हमें सम पूछ रहा है कितना होगा। तो क्या हो गया, ये हमारा एंगल है और ये उसका सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब दो एंगल का सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, सप्लीमेंट्री है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि अब ये बच जाएगा कॉस थीटा प्लस 180 माइनस थीटा, थीटा माइनस थीटा कट जाएगा, तो कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 84 भी सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट है हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 85। 85 में हमें कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो चलते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा, अगर हम लोग साइन थीटा को एलसीएम ले लेते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1/साइन थीटा, जो कि हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85 का आ गया ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 86। तो 86 में हमारे पास है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, इसको हम लोग रेशनलाइज करते हैं, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में हो गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आगे चल के हो गया हमारा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर और अंडर रूट हट जाएगा, तो बच गया हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो इसको हम लोग 1 बाई कॉस थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा, और माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा।
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 86। इसका ऑप्शन आ गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जो कि होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 86 भी सॉल्व हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 87। तो 87 में हमें cos 50 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है 0.6428, ठीक है, और हमें sin 40 का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें पता है कि हम लोग cos 90 माइनस थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है, sin थीटा होता है। तो हम लोग इसका यूज करके सॉल्व करेंगे। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो cos 50 का है, तो हम लोग cos 50 को cos 90 माइनस 40 लिख सकते हैं। तो cos 90 माइनस 40 मतलब 90 माइनस 40 क्या, तो 50। तो cos 50 को ऐसे लिख सकते हैं, इसका वैल्यू हमें 0.6428। तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा। तो ये हो गया sin 40, जिसका वैल्यू आ गया हमारे पास 0.6428। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 87 भी सॉल्व हो गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 88। तो 88 में हमारे पास है cos 90 डिग्री प्लस sin 0 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 30 डिग्री, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो cos 90 हमारे पास कितना हो जाता है, cos 90 जीरो हो जाता है, sin 90 जीरो हो जाता है, डिवाइडेड बाई cot 30। तो ये cot 30 कुछ भी हो, ये जीरो बाई कुछ भी रहे तो जीरो ही आएगा। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 89। 89 में हमें दिया हुआ है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है। तो अब हमें कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। और हमारे पास दिया हुआ क्या है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। तो हम लोग साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ए हो गया साइन ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो हम लोग इसको यूज करते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए को हम लोग साइन ए लिख देंगे और cos 4a को cos स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये हो गया साइन ए प्लस cos स्क्वायर ए का क्या हो गया, ये साइन ए का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए। तो हमें इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले से ही, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाता है 1। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 89 का हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90। इसमें हमें साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 5 cos 45 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो चलते हैं। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1/2, इसका हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे। 2 इंटू टेन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। 5 cos 45 का वैल्यू √2, 1/√2 हो जाता है, ठीक है। तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस 2 इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 2 इंटू 3 6 माइनस 5/√2। तो अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम अगर 4 हो जाता है तो 1 प्लस 24। तो √2 से 4 कितने बार, जैसे 4/√2 हो गया, तो 4 को हम लोग 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो √2, तो ये √2 से गया मतलब 2√2 टाइम्स में। तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 2√2, तो 10√2। तो ये हो गया 25 माइनस 10√2/4। तो अगर हम लोग √2 का वैल्यू कितना होता है, √2 का अप्रॉक्सीमेट 1.4 हम लोग ले सकते हैं। तो 25 माइनस 10 इंटू 1.4 हो जाएगा 14/4। तो ये आ गया हमारा 11/4, जो कि किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे टिक कर देंगे नन ऑफ द अबव। मुझे लगता है कि यहाँ पे क्वेश्चन में एक्चुअली 5 cos स्क्वायर 45 डिग्री होता तो एक ज़्यादा इजीली सिंप्लीफाई होगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 5 cos स्क्वायर 45 डिग्री होता, तो ये सिंप्लीफाई होना ज़्यादा इजी रहता है। जैसे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1/4 प्लस 6 माइनस 5/2। अब इसका एलसीएम दिए तो 4, 1 प्लस 24 माइनस 10, तो ये हो गया 15/4, जो कि ऑप्शन सी है। तो मे भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो यहाँ पे, cos स्क्वायर 45 को cos 45 लिख दिया। लेकिन अगर ये क्वेश्चन भी रहता तो इसका हम लोग ऑप्शन ई लगा देते, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इस तरह से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 90। और उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91। तो क्वेश्चन नंबर 91 में हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, उसका मीडियन हमें पता है। मीडियन क्या दिया हुआ है, मीडियन है 28 और उसका मीन है 30। तो हमें मोड पता करना है कि मोड क्या होगा इसका। तो मोड का क्या फॉर्मूला था, मोड बराबर फॉर्मूला था
3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, यह स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू मीडियन 3 इंटू 28 माइनस 2 इंटू 30, तो 84 माइनस 60 हो जाएगा 24। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 91 का हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 92। तो 92 में क्या बोल रहा है, इसमें बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग ए नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 एंड 3। तो डिविजिबल बाई 2 एंड 3 है, मतलब 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी। तो ऐसा कब होगा, जब वो डिविजिबल बाई 6 भी हो। तो डिविजिबल बाई 6 होगा तभी तो 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी होगा। तो डिविजिबल बाई 6 का प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, तो मान लेते हैं अगर हमारे पास 1 से 6 तक नंबर है तो उसमें कितना प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, उसमें एक ही कोई डिविजिबल होगा 6 से, तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी हो गया डिविजिबल बाई 6। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 92 का हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 93। तो इसमें हमें एम जीएम एंड एचएम के बीच में रिलेशन पता करना है। तो इसका एक डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एम इज ग्रेटर देन जीएम इज ग्रेटर देन एचएम। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमें याद रखना है, एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 94। तो 94 में हमें स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का मीन वैल्यू फाइंड करना है। तो स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। नंबर का फॉर्मूला हो जाता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6। ये हो गया हमारा स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला। तो हमें मीन फाइंड करना है। तो मीन क्या हो जाएगा, इसका n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। उसके बाद हमारे पास मीन वैल्यू n नंबर का है, तो इसको हम लोग टोटल से का डिवाइड कर देंगे n से। तो ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। n ऊपर चला जाएगा n, तो n से n कट गया तो हमारे पास बच गया n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। तो ये हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 94 भी सॉल्व हो गया। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। तो 95 में क्या है, यह है हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि हमारे पास 6 डाइसेज हैं और उसको थ्रोन करने पे हमें 6 डिफरेंट फेसेज आए। तो जब हमारे पास 6 डाइस हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अगर जब एज्यूम करते हैं हम लोग डाइस 1 थ्रो करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कितना प्रोबेबिलिटी है, मतलब हम 6 डिफरेंट फेसेस चाहिए हमें। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6। तो एक 6 ऑप्शन है हमारे पास कि डाइस पे है, लेकिन सब अलग अलग आना चाहिए। तो डाइस 1 के पास कितना ऑप्शन है, डाइस 1 के पास 6 ऑप्शन है कि 6 अभी हमारे पास डाइस में कुछ नहीं है, तो 6 आ सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी टोटल कितने हैं, टोटल भी 6 है। डाइस 2 के पास क्या है, डाइस 2 के पास मान लीजिए हमारे पास 1 आ चुके हैं, तो अब डाइस 2 के पास प्रोबेबिलिटी जो फेवरेबल आउटकम है वो 5 ही बच गए कि या तो 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा 6 आएगा। तो फेवरेबल 5 हो गया, टोटल हो गया 6। सिमिलरली डाइस 3 के पास क्या हुआ, अब मान लेते हैं कि 2 आ चुका है, ये डाइस 2 से 2 आ गया, तो डाइस 3 के पास अब 4 ही ऑप्शन बचे हैं, 3 4 5 6, तो हो जाएगा 4 जो फेवरेबल आउटकम है और नीचे बच जाएगा 6 जो कि टोटल आउटकम है। सिमिलरली डाइस 4 का हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डाइस 3 से 3 आ गया, डाइस 4 से अब 3 ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा 3/6। सिमिलरली डाइस 4 से 2/6 और डाइस 6 से 1/6 हो जाएगा, ये डाइस 5 है। ठीक, तो अब हमें टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो सबका प्रोडक्ट हम लोग कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6/6 इंटू 5/6 इंटू 4/6 इंटू 3/6 इंटू 2/6 इंटू 1/6। तो ये हो जाएगा ऊपर 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको हम लोग फैक्टोरियल ऑफ 6 लिख सकते हैं, और नीचे 6 पावर 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 95 को भी सॉल्व कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 96।
इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कॉइन इज टॉस ट्वाइस, मतलब सिक्का को 2 बार उछाला गया, तो हमें प्रोबेबिलिटी बताना है गेटिंग एट बेस्ट वन हेड। तो जब कॉइन को हम लोग 2 बार उछालेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, दोनों बार हेड आएंगे, एक बार हेड एक बार टेल आएगा, एक बार टेल एक बार हेड आया, और या दोनों बार टेल आया। यही 4 पॉसिबिलिटी है जब सिक्का को 2 बार उछालो। तो हमें क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट बेस्ट वन हेड। ठीक है, तो वन हेड कितने फेवरेबल आउटकम कितने हैं, तो ए भी है, ए भी है, ए भी है, तीनों में एक हेड आ रहे हैं, तो हो गया 3 बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो हो गए 4। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी हमारा 3/4, जो कि ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 96 का आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, जो दोनों इंटरव्यू देने जा रहे हैं एक जॉब के लिए, पर यहाँ पे 2 वैकेंसी है, मतलब दोनों सिलेक्ट हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड के सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी है 1/7 और वाइफ के सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी 1/5 है। तो हमें प्रोबेबिलिटी बताना है कि दोनों सिलेक्शन के दोनों सिलेक्ट हो जाए उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे 2 वैकेंसीज है, मतलब हस्बैंड भी सिलेक्ट हो सकता है तो वाइफ भी सिलेक्ट हो सकती है। तो इसका प्रोबेबिलिटी बोथ का क्या हो जाएगा, बोथ का हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि 2 पोजीशन है, 2 लोग हैं, तो दोनों सिलेक्ट हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड कितना है 1/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ है 1/5, तो ये 1/35 हो गए। तो ये हो गया ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 97 का हो गया ऑप्शन बी। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है हमारा, कि ऐसा कुछ नहीं कि हस्बैंड सिलेक्शन हुआ तो वाइफ का नहीं हो सकता, वाइफ का हुआ तो हस्बैंड का नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 वैकेंसीज है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 98। इसमें हमें सेट्स ऑफ वैल्यू दिए हुए हैं और उसका मोड हमें निकालना है। तो जैसे 11 है, 13 है, 15 है, 13 है, 17 है, 19, 17। तो इसका हमें मोड चाहिए। तो मोड का मतलब क्या होता है, मोड का मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बार हो वो मोड हो जाता है। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको सॉर्ट कर लेते हैं, जिससे बताना ईजी होगा। तो 11 हो गया, 13 13, 15 17 17 और 19। तो इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, 11 का 1 है, 13 का 2 है, 15 का 1 है, 17 का 2 है और 19 का 1 है। तो इसका मोड क्या होगा, मोड हो गया ये दोनों, ये जो 13 का भी फ्रीक्वेंसी 2 है और 17 का भी फ्रीक्वेंसी 2 है। तो इसका 13 और 17 दोनों ऑप्शन हो जाएगा, तो इसलिए इसमें हम लोग मोर देन वन ऑफ द अबव टिक कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 98 भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 99। तो क्वेश्चन नंबर 99 में हमारे पास दिया हुआ है कि एक प्रॉब्लम है हमारे पास, तो प्रॉब्लम को ए सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ठीक, और बी उसको सॉल्व कर दे उसका प्रोबेबिलिटी 2/3 है। तो हमें बताना है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉल्व्ड इज कितना है 1/2, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सॉल्व्ड 2/3 है, ठीक है। तो हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व्ड, ठीक। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉल्व्ड है 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये फेल्स कितना हो जाएगा, कि ये हो जाएगा 1 - 1/2, तो ये हो गया 1/2, ठीक है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 2/3, तो 1/3 हो गया। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ए से क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो उसका प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और बी से क्वेश्चन सॉल्व ना हो उसका प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तब प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्व्ड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि दोनों फेल कर जाए, मतलब दोनों फेल कर जाए तो एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स कितना था 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स 1/3, तो ये 1 माइनस 1/6 हो गया, तो ये हो गया 5/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व्ड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/6। तो यहाँ पे ये क्या है, ये है टोटल प्रोबेबिलिटी, और ये है हमारा कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ फेल्स, मतलब ए और बी दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने में फेल हो जाए तो उसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 1 माइनस वो कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्व्ड आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 99 का। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 100।
इसमें हमें डेटा दिया हुआ, इसका हमें मीडियन फाइंड करना है। तो डेटा हमारे पास है 372571965। तो इसको, इसका मीडियन निकालने के लिए हम लोग इसको पहले सॉर्ट कर लेते हैं। तो सॉर्ट करने पे 1 2 3 5 5 6 7 7 9। तो ये कितने टर्म है हमारे यहाँ पे? टर्म अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 टर्म हो तो मीडियन क्या हो जाता है? ऑड है, तो ये बीच वाला हो जाएगा जो कि 5th टर्म है। तो ए हो गया हमारा मीडियन जो कि हो गया 5। तो ये हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 100 भी हो। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 101। तो इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें 4 सर्कल हैं और उसके बीच में एक शेडेड रीजन है। तो हमें उस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारा डायग्राम हो गया और रेडियस ऑफ सर्कल कितना है? ये है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी रेडियस है 1 सेंटीमीटर। तो सारे सर्कल का रेडियस 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये फ्री हैंड डायग्राम बन रहा है इसलिए लाइन थोड़ा अच्छा से नहीं है। तो ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये स्क्वायर शेप में बन गया। तो अब हम लोग को एरिया ऑफ शेडेड रीजन पता करना हो तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा? शेडेड रीजन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा? माइनस में हमारे पास 4 सर्कल का एरिया उसमें कवर हो रहा है। 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है। और उसका देखते हैं तो इसका एक सर्कल का कितना पार्ट इस एरिया में कवर हो रहा है? तो इस सर्कल का 1/4 पार्ट जा रहा है। ठीक है, क्योंकि बाकी का इधर है। तो इसको हम लोग पाई, इसका एरिया, एक सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो ये 4 से 4 गया। ठीक है, अब हम लोग एरिया फाइंड कर देते हैं। तो एरिया हमारे पास क्या हो गया? एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? एरिया स्क्वायर का साइड कितना हो गया? स्क्वायर का साइड हो गया 1 + 1 2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया 2 × 2 4 माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई आर हमारे पास 1 सेंटीमीटर है तो 1 का स्क्वायर। तो एरिया हो गया हमारे पास 4 माइनस पाई। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे 102। इसमें क्या दिया? इसमें दिया 4 men and 7 women can do a work in 60 days. Then in how many days will 8 men and 7 women finish the same work? तो इस क्वेश्चन में 4 men + 7 women वर्क कर रहे हैं। तो एक काम को 60 डेज में कंप्लीट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो 8 men और 7 women कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे? तो इसमें मेन और वुमेन के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन में इनसफिशियंट डेटा है हमारे पास। तो इस वजह से क्वेश्चन रॉन्ग है और एक क्वेश्चन जो फाइनल रिजल्ट निकला था उसमें डिलीट भी कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 103। इसमें दिया हुआ ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। तो अगर किसी आदमी के पास एक आर्टिकल है जो है 100 रुपीज़ का, तो वो बेच कितने में रहा है? वो 125 में बेच रहा है। ठीक है, मान लेते हैं CP है, ये SP है। ठीक है, 100 रुपये का आर्टिकल है, वो 125 में बेच रहा है। उसके बाद बोला इफ़ ही हैड बाउट इट एट 20% लेस। इस क्वेश्चन में लेस मिस कर दिया था, तो क्वेश्चन को मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें लेस ऐड कर दिया। तो वो क्या बोला? इफ़ ही हैड बाउट इट एट 20% लेस, मतलब अगर उसने 80 रुपीज़ में बाय किया होता तो एंड सोल्ड इट फॉर ₹10.5 लेस ही वुड हैव गेन्ड 30%। तो 80 पे बाई किया होता तो वो 30% गेन करता। तो 80 का 30% हो जाएगा 24। तो इसको ऐड किए तो 104 आ गया। तो मतलब देखते हैं इधर, ये जो 21% का जो डिफरेंस आया है वो क्या शो कर रहा है? 21% के डिफरेंस में कितना गेन किया है वो? मतलब 10.5%, 10.5 रुपीज़। ठीक है, तो 1% पे हो जाएगा 10.5/21। तो 100% पे 10.5/21 × 100। तो ये 2 से गया, 2 से 50 टाइम्स में। तो इसका सही आंसर आ गया 50। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 104। इसमें दिया हुआ ए मैन रोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 18 किलोमीटर अप स्ट्रीम टेकिंग 5 आवर्स ईच टाइम। तो डाउन स्ट्रीम में 30 किलोमीटर चलने का उसको 5 आवर लग रहा है। ठीक है, तो 30/5, तो ए हो गया 6
और अप स्ट्रीम में 18 किलोमीटर लग रहा है। ठीक है, मतलब 18 किलोमीटर चलने में 5 आवर्स लग रहा है, तो ये हो गया 3.6। तो अब हमें वेलोसिटी ऑफ द करंट फाइंड करना है। तो अगर हम लोग स्पीड ऑफ मैन इन स्टील वाटर एज्यूम कर लेते हैं, स्टील वाटर में यू, ठीक है, और स्पीड ऑफ मतलब वही वेलोसिटी ऑफ करंट एज्यूम कर लेते हैं वी, वेलोसिटी ऑफ करंट वी। तो डाउन स्ट्रीम में हमें 6 आवर लगा, तो मतलब स्पीड डाउन स्ट्रीम में ऐड हो जाता है जो वेलोसिटी ऑफ करंट होता है। तो u प्लस वी हमारे पास 6 हो गया, अप स्ट्रीम में सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो u माइनस बी हो गया 3.6। तो दोनों को ऐड कर दिए तो 2u बराबर हो गया 9.6, तो u बराबर हो गया 4.8। अब u वाले वैल्यू को हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं तो v हमारा आ गया 1.2। तो ये हो गया 1.2 किलोमीटर पर आवर, जो कि हो गया वेलोसिटी ऑफ द करंट। तो क्वेश्चन नंबर 104 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 104 भी सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 105। तो 105 में क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ वाटर दैट इज एडेड टू अ स्प्रिट टू गेन 25% बाय सेलिंग इट एट कॉस्ट प्राइस। तो इसको पहले समझते हैं लॉजिक। तो जब भी शॉपकीपर स्प्रिट के साथ वाटर मिक्स करता है तो उसका कॉस्ट जो है वाटर के लिए 0 होता है। फिर भी जब वो मिक्सचर को स्प्रिट के कॉस्ट प्राइस पे जब बेचता है वो शॉपकीपर, तो वाटर वाला पार्ट तो उसके लिए पूरा प्रॉफिट बन गया। तो उसका जो शॉर्टकट ट्रिक है, जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो होगा वाटर बाय स्प्रिट इंटू 100। ठीक है, तो वाटर बाय स्प्रिट, तो प्रॉफिट परसेंट कितना है 25 इज इक्वल टू वाटर बाय स्प्रिट। तो 100 उधर से इधर आया तो हो गया वाटर बाय स्प्रिट का रेशियो कितना हो गया, वाटर बाय स्प्रिट का रेशियो हो गया 1:4। ठीक है, तो अगर इसको विजुअलाइज करना है तो सपोज कीजिए कि आपके पास स्प्रिट का 4 पार्ट है और एक पार्ट उसमें वाटर है। ठीक है, तो अब टोटल 5 पार्ट हो गए, लेकिन कॉस्ट तो हमने सिर्फ 4 पार्ट का ही दिया है, मतलब एक पार्ट वाटर वाला जो फ्री प्रॉफिट है, तो इसी वजह से 25% का गेन होता है। तो ये हमारा हो गया 1:4, जो कि हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा ये रिजल्ट हमें याद रखना है, जो कि एग्जाम में शॉर्टकट ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करना इजी रहेगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 106। तो 106 में क्या है कि इफ 11 पेंसिल्स आर बाउट फॉर ₹10, तो सीपी ऑफ 11 पेंसिल्स कितने हो गए, ₹10। ठीक है, तो सीपी ऑफ 1 पेंसिल कितना हो गया, 1 पेंसिल हो गया 10/11। ठीक है, सिमिलरली एसपी ऑफ 10 पेंसिल्स कितने हैं, वो है ₹11। ठीक है, तो उस एसपी ऑफ 1 पेंसिल हो गया 11/10। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना, अब हमें गेन बताना है कि गेन कितना है। तो गेन बराबर कितना हो जाएगा, गेन हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, तो 11/10 माइनस 10/11 बाई 10/11 इंटू 100। ठीक है, तो इजिली ये सॉल्व हो जाएगा। 10-11 का एलसीएम हम लोग 110 लेंगे, तो 10 से 121 हो जाएगा, माइनस 100/10/11 इंटू 100। ठीक है, तो ये हो गया 21/110 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 100। तो ये हो गया 10 बार में गया, 10 इंटू 10 100, तो ये हो गया 21%। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 106 सॉल्व। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 107। तो 107 में क्या बोल रहा है, इफ ईच ऑफ द डायमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 100% देन इट्स एरिया इज इंक्रीज्ड बाय। तो एज्यूम करते हैं कि हमारा रेक्टेंगल का लेंथ x है और ब्रेथ x है। ठीक है, तो एरिया अब हमारा कितना हो गया, एरिया हो गया x²। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें इंक्रीज कर देना है 100% से। तो अब हमारा नया लेंथ क्या हो जाएगा, x को 100% से इंक्रीज किए तो 2x हो गया, ब्रेथ को भी इंक्रीज किए तो 4x हो गया। तो अब न्यू एरिया कितना हो जाएगा, न्यू एरिया हो गया 2, ये हो जाएगा 2x इंटू 2x 4x²। ठीक है, तो अब हमें एरिया इज इंक्रीज बाय, तो इंक्रीज बाय कितना हो गया 4x² माइनस x²
बाई जो पहले था एक्स स्क्वायर इंटू 100, तो ये हो गया 3x² बाई x² इंटू 100। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, मतलब 300% एरिया इंक्रीज किया, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 107 भी सॉल्व हो गया। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 108। इसमें हाइट ऑफ ए कोन दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर, हाइट है 4.8 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। डायमीटर 4 सेंटीमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो हमें स्लैंट हाइट निकालना है। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? √r² प्लस h²। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो 2² प्लस 4.8 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4.8 का स्क्वायर हो जाएगा 23.04। तो ये हो जाएगा √27.04 जो कि है 5.2। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 108 सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 सॉल्व करने। तो क्वेश्चन नंबर 109 में क्या दिया हुआ है? इसमें ए पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो जो सर्कल का पेरीमीटर है 2πr, ये स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल है। तो 2πr इज इक्वल टू हो गया 4a। तो इससे हम लोग रिलेशन क्या निकाल लेंगे? ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2πr/4, जो कि हो गया πr/2। ये हो गया ए और आर के बीच में रिलेशन। तो अब हमें बताना है द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा πr² और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है? a²। तो अब हम लोग इसको πr² लिख देंगे और ए के जगह पे हम लोग πr/2 का होल स्क्वायर को पुट करते। तो πr/2 का स्क्वायर हो जाएगा π²r², 2 ऊपर जाएगा तो इंटू 4 हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे πr² से πr² काट देंगे तो बच जाएगा हमारे पास 4/π। तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 4/π के जगह पे हम लोग 22/7 लिख देंगे। तो 28/22 ये हो गया 14:11। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 109, जिसका ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 सॉल्व करने। तो क्वेश्चन नंबर 110 में बोल रहा है द मीन ऑफ 5 नंबर इज 18। तो हम सम ऑफ 5 नंबर क्या हो जाएगा? वो 18:5 हो जाएगा 90। ठीक है, ये हो गया सम ऑफ 5 नंबर। उसके बाद बोल रहा है इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड देयर मीन इज 16। तो अगर एक नंबर हटा देते हैं तो उसका मीन 16 हो जाता है। तो एक नंबर हटा दिए तो कितना नंबर बचा? 4। तो 4 का मीन 16 हो जाता है। तो 16 × 4 64। अब हमें बताना है कि वो जो एक्सक्लूड किए नंबर, वो नंबर कितना है। तो हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 26। तो हम लोग 26 को माइनस किए थे, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 110 भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 111। तो 111 में हमें बोल रहा है 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी। तो 80% ऑफ ए क्या हो जाएगा? 0.8 ए इज इक्वल टू 0.5 बी है हमारा दिया हुआ। तो अब हम लोग ए और बी के बीच रिलेशन निकाल लेते हैं। तो बी बराबर कितना हो जाएगा? 0.8/0.5 इंटू ए। ये हो जाएगा 8/5, जो कि हो जाएगा 1.6 ए। ठीक, ए बी और ए के बीच में रिलेशन आ गया। अब क्या बोल रहा है? एंड बी इज व्हाट x% ऑफ ए। तो हमें x का वैल्यू निकालना है। तो b बराबर कितना है? b बराबर x%, x/100 इंटू ए। तो अब हम लोग b का वैल्यू जो a था इसको इस इक्वेशन में रखते हैं। तो 1.6 a इज इक्वल टू x/100 इंटू ए। तो a से a गया तो x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू आ गया 160। तो x है 160%, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 111 भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 में एक रोम्बस दिया हुआ है हमारे पास। तो ये रहा हमारा रोम्बस। इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर पेरीमीटर है, मतलब इसका साइड सारा इक्वल होता है रोम्बस का। तो सारा साइड का हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और इधर भी 25 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास क्या दिया है? इफ वन ऑफ इज डायगोनल इज 14 सेंटीमीटर। तो रोम्बस का एक डायगोनल जो है वो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो हमें वन ऑफ इस डायगोनल दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि जो रोम्बस का डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट करता है ईच अदर को, वो भी परपेंडिकुलर एंगल पे। ठीक है, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से
इसका लेंथ निकाल लेंगे। तो ए 25 है, ए 7 है, तो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। सिमिलरली ए भी हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाता है 1/2 इंटू एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट डायगोनल। तो पहला डायगोनल कितना है, 7 + 7 14, और दूसरा डायगोनल 24 + 24 48। तो 2 से 14 गया 7 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 112 भी सॉल्व हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 113। इसमें हमें दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 120। तो हम लोग एज्यूम करते हैं पहला नंबर x है, दूसरा y है, इसका प्रोडक्ट 120 है, और सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 289। तो सम ऑफ देयर स्क्वायर 289 है, तो हमें सम ऑफ टू नंबर्स, तो हमें x + y का वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो अब हम लोग a + b का होल स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ए एज्यूम करते हैं x + y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब x + y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 289, प्लस 2 इंटू एक्स वाई का 120 है, तो 2 इंटू 120 240 हो गया। तो x + y बराबर हो जाएगा √, ये दोनों का सम जो कि हो जाएगा 529, तो ये हो जाएगा 23। तो सम ऑफ टू नंबर्स आ गया 23, जो कि ऑप्शन नंबर है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 113 भी सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 114। इसमें दिया हुआ 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जो कि ट्रैवल कर रहा है 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो इसे एक रेलवे प्लेटफॉर्म जो कि 230 मीटर लंबा है उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन बाय स्पीड हो जाएगा। ठीक है, कवर्ड बाय स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेन कवर किया, एक तो खुद 120 मीटर है प्लस 230, ये हो गया टोटल डिस्टेंस कवर्ड। स्पीड हमारा कितना है 90 है, तो 90 किलोमीटर पर आवर में है, बट हमें आंसर सेकेंड्स में दिए हुए हैं। तो इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में, स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। तो 90 इंटू 5/18 कर देंगे, तो 18 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 350/25, जो कि 14 सेकेंड्स हो गया। तो एक 14 सेकेंड कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ई हो गया। तो अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 115। तो क्वेश्चन नंबर 115 में हमारे पास दो कंसेंट्रिक सर्किल दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं और उनका सरकमफेरेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल है, मान लेते हैं इसका सेंटर है सी, और इसका छोटे वाले सर्कल का कितना है सरकमफेरेंस, वो है 88। ठीक है, तो 2 पाई मान लेते छोटे वाले सर्कल का रेडियस आर हो। ठीक है, स्मॉल आर, और बड़े वाले सर्कल का रेडियस कैपिटल आर है। तो 2 पाई आर है 88 सेंटीमीटर, और 2 पाई कैपिटल आर है 132 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे हम लोग आर निकाल लेते हैं। तो आर हो गया हमारा 88/2 पाई, तो 2 इंटू 22 इंटू 7, तो ये हो गया 22 इंटू 2 44 से 2 बार में। तो छोटे वाले सर्कल का रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर, और बड़े वाले सर्कल का रेडियस हो गया 132/2 इंटू 22/7, तो ये हो गया 3, तो आर हो गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ रिंग बिटवीन दिस टू सर्कल्स। तो एरिया ऑफ रिंग क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रिंग ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा है वो है एरिया ऑफ रिंग। तो एरिया ऑफ रिंग कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बड़ा सर्कल, मतलब टोटल जो बड़ा सर्कल है उसमें से जो स्मॉलर सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो हो जाएगा एरिया ऑफ रिंग। तो एरिया ऑफ रिंग हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, जो कि बड़ा सर्कल का रेडियस है, माइनस पाई आर स्क्वायर, जो कि स्मॉल आर हो गया है छोटे सर्कल का रेडियस। तो ये हो गया पाई कॉमन आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो कैपिटल आर स्क्वायर है 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, तो ये हो गया पाई 21 का स्क्वायर हो गया 41, 14 का स्क्वायर 196, तो इसका हो गया पाई इंटू 11 माइनस 6 गया 5, 43 माइनस 19 हो गया 24, तो ये हो गया 245 इंटू पाई का वैल्यू हो गया 22/7, तो ये गया 7 इंटू 3 21 और 3 5
35 इंटू 22 जो कि हो गया 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 115 जिसका ऑप्शन आ गया बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 115 सॉल्व। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 116। तो 116 में हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका एरिया 400√3 है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू है 400√3। तो ए स्क्वायर यहाँ से कितना आ गया 400√3 इंटू 4/√3, तो ये हो गया 1600। तो ये हो गया हमारे पास √1600 जो कि हो गया 40 सेंटीमीटर। तो एरिया हो गया 40 सेंटीमीटर। तो हमें पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाता है, ये हो जाता है 3 इंटू ए। तो ये हो गया 3 इंटू 40 120 सेंटीमीटर 120 मीटर, क्योंकि ये यूनिट यहाँ पे मीटर में है तो हम लोग इसको मीटर में कर देते हैं। 40 मीटर और 120 मीटर हो गया पेरीमीटर। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 117। तो 117 में दिया हुआ है इफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर इंक्रीज बाय 20% देन इट्स वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड बाय। तो एज्यूम करते हैं हमारे पास रेडियस एंड हाइट आर एंड एच है। तो इनिशियली क्या है, रेडियस है आर एंड हाइट है एच। तो वॉल्यूम कितना हो गया, इनिशियल वॉल्यूम हो गया हमारे पास πr²h/3। ठीक है, ये इनिशियल वॉल्यूम हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, तो फाइनली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग r और h को 20% से इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये हो गया 1.2r और h हो गया 1.2h। तो अब हम लोग का फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम हो गया πr² मतलब 1.2r का होल स्क्वायर इंटू h 1.2h/3। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये πr²h/3 इंटू 1.2 का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें इसका इंक्रीजिंग परसेंटेज निकाल। तो परसेंटेज इंक्रीज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा, ये हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम हो गया 1.2 का होल क्यूब माइनस 1 इंटू πr²h/3। ये हो गया फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम इंटू 100। ठीक है, तो इससे ये कट गया तो 1.2 का होल क्यूब हो जाता है हमारा 1.728 माइनस 1 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 0.728 इंटू 100 जो कि हो जाएगा 72.8%। तो ये इंक्रीजिंग परसेंटेज हुआ हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 117 भी सॉल्व हो गए। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 118। तो इसमें हमें दिया हुआ है एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC जिसमें के की जो एंगल ए एंगल बी एंगल सी के जो इंटरनल बाइसेक्टर हैं वो एक पॉइंट O पे मीट कर रहा है और एंगल ए का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 80 डिग्री। तो हमें एंगल BOC का वैल्यू निकालना है। तो पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। अब इसमें हमारे पास एक बाइसेक्टर पॉइंट है। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल ABC। ठीक है, ABC और ये पॉइंट O पे एंगल बाइसेक्ट कर रहा है। अब हमारे पास दिया हुआ है एंगल A जो है ये है 80 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें एंगल BOC फाइंड करना है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो एक ट्रायंगल में जो एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग इन सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट O हो गया हमारा इन सेंटर। ठीक है, और अगर एक ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या है, यह है कि फॉर एनी ट्रायंगल इफ O इज इन सेंटर देन एंगल BOC जो होगा वो 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 होगा। मतलब इस यहाँ पे क्या होगा कि ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री प्लस इसके जो अपोजिट वाला जो बाइसेक्टर एंगल है ना उसका हाफ होगा। ठीक है, तो ये एंगल हो गया, एंगल BOC क्या हो गया 90 डिग्री प्लस
अपोजिट में क्या है, एंगल ए है, उसका हाफ होगा। तो ए हो गया हमारा 90 डिग्री प्लस एंगल ए हो गया 80 डिग्री बाई 2 40 डिग्री, तो ये हो गया 130 डिग्री। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 118 का ऑप्शन बी। तो इस तरह से क्वेश्चन 118 भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 119। क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि ऑन एन अमाउंट ऑफ मनी द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज 15 रुपीज इन 2 ईयर्स। तो हमारे पास एक अमाउंट है, उस पे जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है 2 साल में, वो है 15 रुपीज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम। तो हमें बताना है कि हमारे पास वो अमाउंट कितना था। तो हमें एक चीज़ पता है कि फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो ये जो 2 साल का डिफरेंस है वो क्या होगा, वो सेकेंड ईयर में ही डिफरेंस होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच। तो ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस जो हो जाएगा वो एसआई ऑन फर्स्ट ईयर एसआई, ठीक है। जो सिंपल इंटरेस्ट जो पहले साल लगेगा ना, उस पे जो सिंपल इंटरेस्ट लगेगा दूसरे साल, वही डिफरेंस है। तो डिफरेंस हमारे पास कितना है, 15। तो एसआई ऑन फर्स्ट ईयर कितना है, एसआई ऑन फर्स्ट ईयर है हमारे पास, मान लेते हैं प्रिंसिपल हमारे पास P है, रेट हमारे पास 5 है, और टाइम हमारे पास 1 ईयर है, तो इन बाई 100। ये हमारा एसआई हो गया फर्स्ट ईयर का। उसके बाद हमें एसआई ऑन फर्स्ट ईयर पे एसआई लगाना है सेकेंड ईयर के लिए। तो ये हो गया हमारा सेकेंड ईयर के लिए, ये हो गया सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल, ये है प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। तो अब इस पे हमारा एसआई कितना लगेगा प्रिंसिपल, तो ये हो गया, रेट हमारे पास उतना ही है 5 इंटू टाइम फिर से 1 साल, क्योंकि ये सेकेंड ईयर और ये फर्स्ट ईयर के बीच का डिफरेंस 1 साल है, डिवाइडेड बाई 100। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 5 पी इंटू 5 बाई 100 इंटू 100। तो अब हम लोग p को सॉल्व कर लेते हैं, 15 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5। तो 5 25 से 4 गया, ये 15 इंटू 4 60 इंटू 100 6000। तो 6000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। तो ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 120। इसमें दिया हुआ है कि हमारे पास एक टैंक है और 2 टैप है हमारे पास ए एंड बी। ये क्या कर रहा है, ए उस टैंक को 5 मिनट में फिल कर रहा है और बी उस टैंक को 10 मिनट्स में एम्प्टी कर दे रहा है। तो हमें बताना है कि अगर दोनों टैप एक साथ हम लोग ओपन किए तो टैंक कितने मिनट में भरेगा। तो ए फिल कितना मिनट में कर रहा है, ये फिल कर रहा है 5 मिनट में, ठीक है। तो ए 1 मिनट में क्या करेगा, 1 मिनट में 1/5 पार्ट ऑफ द टैंक फिल करेगा। बी 1 मिनट में कितना एम्प्टी करेगा, ये एम्प्टी कर रहा है, ये फिल कर रहा है। तो बी जब एम्प्टी कर रहा है 10 मिनट में, तो 1 मिनट में 1/10 करेगा। तो नेट रेट क्या हो जाएगा, मतलब नेट रेट हो गया फिल माइनस एम्प्टी, तो 1/5 माइनस 1/10 हो गया 10 LCM, तो 2 माइनस 1 1/10। तो 1 मिनट में जो है वो टैंक 1/10 टाइम्स भर रहा है, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम टेकन दोनों टैप से कि टैंक पूरा भर जाए, तो ये हो जाएगा 1/10। तो ये हो जाएगा 10 मिनट। तो 10 मिनट अगर दोनों टैप एक साथ ओपन रहे तो ये टैंक हमारा भर जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 120 सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 121। तो 121 में क्या बोल रहा है, एक ट्रेन है हमारे पास जो कि एक पोल को 8 सेकेंड में पास कर रहा है, ठीक है, और एक प्लेटफॉर्म जो कि 120 मीटर लंबा है उसको 20 सेकेंड में पास कर रहा है। तो हमें लेंथ फाइंड करना ट्रेन का। तो मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ द ट्रेन इज एल, ठीक है। तो हमारे पास जो ट्रेन है वो 8 सेकेंड में पोल पास कर रहा है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, लेंथ बाई टाइम। तो ये हो गया हमारा स्पीड। अब क्या कर रहा है, अब जो ट्रेन है वो 120 मीटर प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल 1L प्लस 120 हो जाएगा, क्योंकि जब वो प्लेटफॉर्म को पास करेगा तो उसमें ट्रेन का भी लेंथ ऐड हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस हो गया, और स्पीड हमारे पास कितना है ट्रेन का, L/8, और टाइम कितना लग रहा है 20 सेकेंड। तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे
तो एल प्लस 120 इजिकल टू एल बाई 8 इंटू 20 को सॉल्व करना है हमें। तो ये हो जाएगा 4 5 जा 4 2 जा, ठीक। तो 2L प्लस 240 हो जाएगा हमारे पास 5L, तो 3L इजिकल टू 240, तो L हो जाएगा हमारे पास 80 मीटर। तो ट्रेन का लेंथ हो गया हमारे पास 80 मीटर, जो कि ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 121 भी सॉल्व हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 122 है हमारे पास। इसमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और उसमें ऑप्शन दिए अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एक करेक्ट है। ऑप्शन बी देखते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। तो ऑप्शन सी है हमारे पास ओनली टू साइड्स आर पैरेलल, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो ये रॉन्ग हो गया। तो हमारे पास हो गया ऑप्शन डी, जो कि है मोर देन अबव, क्योंकि ए बी दोनों सही है। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 123। तो 123 में हमारे पास है प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1,76,400। तो ये प्रेजेंट पॉपुलेशन इतना है और रेट ऑफ इंक्रीज 5% पर एनम है। तो हमें बताना है कि 2 साल बाद पॉपुलेशन कितना होगा। तो इसको हम लोग अगर मान लेते हैं कि हम लोग जो पॉपुलेशन है उसको हम लोग अमाउंट की तरह ट्रीट करें, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाता है 2 ईयर बाद। तो उसका फॉर्मूला ए इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन। तो अमाउंट को हम लोग 1,76,400 है, 1 प्लस रेट हमारे पास 5 है, 5/100 इंटू एन। तो ये हो गया 1, एन हमारे पास कितना है, एन हो जाएगा 2, क्योंकि ये 2 साल का पूछ रहे हैं हमारा पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। तो 1,76,400 इंटू 1 प्लस 5/100, 105/100 हो गया। इसका स्क्वायर तो 105/100 कर देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये हो गया 21 टाइम्स 20 टाइम्स। अब 5 इंटू 4, 5 से 21, ये 4 जाएगा 441। तो अब हमारे पास आ गया 441 इंटू 21 इंटू 21 441, तो ये हो जाएगा 1,94,481। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 123 भी सॉल्व हो गए। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 124। इसमें बोल रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल इज 9/10 ऑफ इटसेल्फ आफ्टर 4.5 ईयर। तो 4.5 साल बाद एक प्रिंसिपल है, उसका सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल के ही 9/10 टाइम्स हो जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के 9/10 टाइम्स हो जा रहा है, तो ये हो जा रहा है 9/10 ऑफ पी, ठीक है। प्रिंसिपल पी है हमारा, हमें रेट पता करना है, टाइम हमारे पास 4.5 ईयर्स दिया हुआ है, मतलब 9/2 ईयर्स। तो ये हो गया। अब इससे हमें आर का वैल्यू फाइंड कर देना है। तो पी से पी चला गया, 9 से 9 गया और 10 से 1 जीरो गया, तब आर बराबर हमारा हो गया 20%, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 20%। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 124 सॉल्व। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 125। तो 125 में हमें दिया हुआ है कि 2 मेन एंड 3 बॉयज, मतलब 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर एक काम को 6 दिन में कर रहे हैं, और 8 आदमी और 5 बॉयज मिलकर उसी काम को 2 दिन में कर रहे हैं। तो हमें वर्किंग रेशियो ऑफ मैन टू बॉय पता करना है। तो मैन और बॉय के बीच में रेशियो क्या होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 मेन प्लस 3 बॉयज 6 डेज में कितना काम कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक दिन में इनका काम क्या होगा 1/6। तो ये हो जाएगा, ये रिलेशन हमारा हो जाएगा 2 मेन प्लस 3 बी इजिकल टू 1/6, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 1। सिमिलरली 8 मेन प्लस 5 बॉयज का एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/2। तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब इसको हम लोग इन दो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग इसको ऊपर वाले इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड। तो ये हो जाएगा 12m प्लस 18b इजिकल टू 1/6 इंटू 6, 1 हो गया। सेकेंड इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16m प्लस 10b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो लेफ्ट राइट साइड इक्वल हो गए हमारे यहाँ पे, तो लेफ्ट अपने आप इक्वल हो जाएगा। तब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 12m प्लस 18b इज इक्वल टू 16m प्लस 10b, ठीक है। तो ये हो गया 12 18b माइनस 10b इधर लाए और m को उधर भेजे 16m माइनस 12m।
तो हो गया 8b इज इक्वल टू 4m। ठीक, मतलब 2b इज इक्वल टू m, और हमें रेशियो क्या फाइंड करना था, वर्किंग रेशियो ऑफ मैन टू बॉय। तो m बाई b इज इक्वल टू हो गया 2, मतलब रेशियो कितना हो गया, तो रेशियो हो गया हमारा 2:1। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 125 भी सॉल्व हो गया, इसका रेशियो आ गया 2:1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 126। इसमें दिया हुआ एक कोन है हमारे पास, एक हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर है, और उन सबका बेस सेम है और हाइट भी इक्वल है। तो हमें उनके वॉल्यूम का रेशियो पता करना है। तो ये हमारा कोन है, ये हेमिस्फीयर है और एक सिलेंडर है हमारे पास। ठीक है, तो अगर हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला पता हो तो हम लोग इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो कोन का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हो गया 2/3 पाई आर क्यू, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है सेम बेस। ठीक है, तो सेम बेस मान लेते हैं, हमारे पास रेडियस बेस आर है। ठीक है, उसके अलावा क्या दिया हुआ है, इक्वल हाइट दिया हुआ है, इक्वल हाइट। और हमें पता है कि ये जो हेमिस्फीयर है इसका हाइट और रेडियस इक्वल होता है। ठीक है, तो इक्वल हाइट तो हम लोग एच बराबर आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि हमें रेडियस और हाइट सेम ही है। तो अब चलते हैं रेशियो निकालने। तो कोन का रेशियो हो गया पाई आर स्क्वायर, एच को हम लोग आर से रिप्लेस कर देंगे, तो आर स्क्वायर इंटू आर बाई 3 इज टू 2/3 पाई आर क्यू इज टू पाई आर स्क्वायर, और एच को यहाँ भी आर से रिप्लेस किए। तब हमारे पास क्या बच गया, पाई आर क्यू बाई 3 इज टू 2/3 पाई आर क्यू इज टू पाई आर क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे पाई आर क्यू पाई आर क्यू पाई आर क्यू गया। तो अब रेशियो हमारे पास क्या है, 1/3 इज टू 2/3 इज टू 1। तो ये हो गया 1:2:3। तो ये रेशियो हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 126 का 1:2:3, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 126 सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 127। तो 127 में हमें पूछ रहा है नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 1000, मतलब प्रिंसिपल है हमारे पास 1000, रेट है हमारे पास 10%, और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास है 210। तो ये पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा इसको 210 होने में, कंपाउंड इंटरेस्ट को 1000 प्रिंसिपल पे। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 210 है, प्रिंसिपल 1000 है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 1000 प्लस 210, जो कि हो जाएगा 1210। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर n। n यहाँ पे टाइम है। ठीक है, तो अमाउंट को हम लोग करते हैं 1210 इज इक्वल टू P है 1000 इंटू 1 प्लस आर हमारे पास 10 है, 10/100 पावर n हो गया। तो 1000 को इधर लाएं तो ये हो गया 1.21 इज इक्वल टू 1 प्लस 10/100 हो जाएगा 1, ये 10 एक जीरो से एक जीरो गया, तो 1.1 पर पावर n। ठीक है, तो 1.21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 1.1 पर पावर 2, इसको हो गया 1.1 पर पावर n। तो n बराबर हमारे पास आ गया 2 ईयर्स। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व, 127 सॉल्व, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 128। तो 128 में हमारे पास दिया हुआ है कि इफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन आर 10 टाइम्स ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। तो हमें पता है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन में 4 रेगुलर पॉलीगॉन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, ये हमें पता है, एंगल आर सप्लीमेंट्री, ये हमें अगर पता नहीं भी हो तो हमें ये याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल क्या दिया हुआ है 10 टाइम्स ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ एक्सटीरियर। ठीक है, एक्सटीरियर को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, तो इंटीरियर को हम लोग 180 माइनस ई लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सटीरियर जो है वो इंटीरियर दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। इज इक्वल टू 10 इंटू ई हो गया। ठीक, तो ई उधर जाएगा तो 11 ई इज इक्वल टू 180 हो गया, मतलब ई इज इक्वल टू 180/11 हो गया। ठीक है,
ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब क्या बोल रहा है, हमें साइड्स ऑफ पॉलीगॉन पता करने हैं। तो साइड्स ऑफ पॉलीगॉन क्या होता है, साइड्स का फॉर्मूला n इज इक्वल टू होता है 360 बाई एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो 360 बाई एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना है, 180 बाई 11 है, तो इंटू 11 हो जाएगा 180 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 22 साइड्स हैं हमारे जो पॉलीगॉन है उसमें 22 साइड्स हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 128 का ऑप्शन नंबर सी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 129। इसमें बोल रहा है आफ्टर द रिबेट ऑफ 12.5% ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ 12,560। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास 12,560 है। अब बोल रहा है कि इस पे हम लोगों ने 12.5% का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, ये 12.5% डिस्काउंट है, तो गुड्स शुड बी सोल्ड एट, तब अगर 12.5% डिस्काउंट है तो प्राइस कितना पे करना पड़ेगा, 87.5% पे करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 87.5 बाई 100, तो ये हो गया 7/8। तो 7/8 ऑफ प्राइस पे करना पड़ेगा। तो अब हो गया 7/8 ऑफ 12,560, तो ये हो गया 8 इंटू 1 4 5 8 5 40 8 7, तो ये हो गया 1570। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, 0 7 7 49 9 4 105 109 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 129 भी सॉल्व हो गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130। तो क्वेश्चन नंबर 130 में दो कॉर्ड्स दिए हुए हैं सर्कल के, जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है और कॉर्ड्स का लेंथ 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और वन कॉर्ड है जो डिस्टेंस 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर है। तो हमें एक रिलेशन पता है, इक्वल कॉर्ड्स, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों 6 सेंटीमीटर ईच है, मतलब इक्वल कॉर्ड्स हैं। इक्वल कॉर्ड्स इज इक्वल टू होता है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो जो अगर कॉर्ड, दो कॉर्ड का लेंथ इक्वल हो, उसका मतलब है दोनों सेम डिस्टेंस पे है सेंटर से। तो यहाँ से हम लोग को पता है कि पहले एक कॉर्ड का डिस्टेंस 3.5 है, तो सेकंड कॉर्ड का भी डिस्टेंस 3.5 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 3.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 130 भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 131। इसमें हमें पूछ रहा है हाउ मैनी रॉड्स ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड लेंथ इतना विल बी फाउंड बाय मेल्टिंग ए रॉड ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड लेंथ 10 मीटर। तो हमारे पास नंबर ऑफ रॉड पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ रॉड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बिगर रॉड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर रॉड। तो एक बिगर रॉड क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर, और हाइट कितना है, वही लेंथ 10 मीटर। तो हम लोग सेंटीमीटर में कैलकुलेट करें तो 10 को 1000 लिख देते हैं, और स्मॉलर रॉड का क्या है डायमेंशन, पाई, रेडियस है इसका, डायमीटर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा पाई 5 इंटू 5, और इसका लेंथ हो जाएगा 1.4 मीटर, मतलब 140 सेंटीमीटर। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, पाई से पाई गया, 5 इंटू 5 25 से 40 टाइम्स में गया, एक जीरो से एक जीरो गया, 7 से एक दो बार में गया 14, 2 से 4 दो बार में, तो 7 इंटू 2 14 आ गया। तो नंबर ऑफ रॉड्स हमारे पास क्या आ गए 14। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 131 का ऑप्शन ए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 132। इसमें साइड्स दिया हुआ है, साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इज 8 मीटर। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ हेक्सागोन का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर। ये हो गया रेगुलर हेक्सागोन के एरिया का फॉर्मूला। तो अब हम लोग साइड का वैल्यू पुट कर देंगे, 3√3/2 इंटू ए 8 इंटू 8, तो 2 से 4 टाइम्स गया, 8 4 32 इंटू 3 96√3 मीटर स्क्वायर हो गया। ये हो गया ऑप्शन सी। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 132 भी सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 133। इसमें एक सिलेंड्रिकल पाइप दिया हुआ है जिसका लेंथ है 70 सेंटीमीटर, एल 70 सेंटीमीटर हो गया, और डायमीटर है हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगा 1.1 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द पाइप वेज 10 ग्राम। तो उस पाइप का वेट फाइंड करना है हमें। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा,
तो ये हो गया 22/7 इंटू आर हमारा 1.1 इंटू 1.1 इंटू 70 हो गया लेंथ, वही मतलब हाइट। ठीक है, तो 7 इंटू 10 70 हो गया, तो ये हो गया 22 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 10, तो ये हो गया 220 इंटू 1.21, तो इसको कैलकुलेट करने पे आएगा 266.2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये वॉल्यूम हो गया। अब अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 10 ग्राम, तो इतना का कितना हो जाएगा, इतना का हो जाएगा 266.2 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 2662 ग्राम। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 133 सॉल्व हो गए। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 134। तो क्वेश्चन नंबर 134 क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन है 2x² प्लस 5√3x प्लस 6 बराबर 0। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग TRE 1 और TRE 2 में पहले भी देख चुके हैं और उन वीडियो में हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो इसमें हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं इसको। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू C/A हो जाता है। तो यहाँ पे C कितना है, C यहाँ पे 6 है और A 2 है, तो ये हो गया 6/2 जो कि हो गया 3। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 134 का आ गया बी। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से सीखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो ये दोनों टॉपिक कवर्ड हैं पार्ट 1 और मतलब TRE 1 और TRE 2 के वीडियोज में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 135। इसमें दिया हुआ है इफ द डायमीटर ऑफ ए व्हील इज ऑफ ए साइकिल इज 70 सेंटीमीटर। तो डायमीटर है 70 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया हमारा 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोल रहा इन 17-20 राउंड इट विल कवर, तो एक राउंड में एक व्हील कितना कवर कर रहा है, तो वो कवर करेगा 2πr। तो ये हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू 35, तो 7 से 35 5 टाइम्स गया, तो 22 इंटू 2 44 इंटू 5 हो जाएगा 220। तो एक राउंड में वो 220 सेंटीमीटर कवर कर रहा है, तो 17-20 राउंड में 17-20 इंटू 220 कवर करेगा, तो ये हो जाएगा 378400। ये सेंटीमीटर हो गया, लेकिन हमारा आंसर मीटर में दिया हुआ है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 3784 मीटर हो जाएगा। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 135 भी सॉल्व हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 136। 136 में बोल रहा ऑन सेलिंग 20 चेयर्स हरी गेट्स ए प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 चेयर। तो SP ऑफ 20 चेयर कितना हो जा रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 चेयर, अगर प्रॉफिट उसको 5 चेयर के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो उसका जो रियल सेलिंग प्राइस हुआ वो कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 चेयर हुआ। ठीक है, इतना में ही वो बेचा है, क्योंकि 5 जो चेयर है वो प्रॉफिट का है। तो ये हो गया। तो अब इसका हमें गेन परसेंटेज निकालना है। तो गेन परसेंटेज क्या हो, ये हो जाएगा जितना प्रॉफिट हुआ, तो 20 माइनस 15 प्रॉफिट हुआ, पहले से था 15 चेयर इंटू 100, तो ये हो गया 5/15 इंटू 100, तो 100/3%, जो कि हो जाएगा 33.1/3%। तो ये हो गया ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 136 का हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 137। इसमें दिया हुआ है कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 24 मीटर। तो हाइट 24 मीटर है कोनिकल टेंट का, और रेडियस है 7 मीटर, और इज रिक्वायर्ड टू कवर्ड बाई क्लॉथ। तो इस अगर एक कोन है हमारे पास, उसका हाइट और रेडियस दिया हुआ है और उसको कवर करना है क्लॉथ से, और क्लॉथ का ब्रेथ है, ब्रेथ ऑफ क्लॉथ 50 मीटर, तो हमें लेंथ ऑफ क्लॉथ फाइंड करना है। तो कवर करने के लिए हमें क्या निकालना होगा, कवर करने के लिए हमें लैटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है πr/l। तो l हमें पता नहीं है, तो 22/7 इंटू आर हमारे पास 7 है, और l का फॉर्मूला होता है √r² प्लस h²। तो 7² प्लस 24²। तो इसको सॉल्व करेंगे, 7 से 7 गया, तो 22 इंटू √49 प्लस 576, तो ये हो जाएगा 22 इंटू √625, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 25, तो ये हो गया हमारे पास 550। तो लैटरल सरफेस एरिया हो गया 550। ठीक है, अब लेंथ ऑफ क्लॉथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ क्लॉथ हो जाएगा लैटरल सरफेस एरिया बाय ब्रेथ। तो 550 बाय ब्रेथ हमारा यहाँ पे 50 मीटर,
तो ये हो जाएगा 11 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 137 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 138। 138 में हमें दिया हुआ है कि अगर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 4% इंटरेस्ट पे निकाले तो 2448 है। तो मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स ये है 2448। ठीक है, तो ये हो गया 2448। अब क्या बोल रहा है, देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ दैट अमाउंट विथ सेम इंटरेस्ट रेट एंड फॉर सेम 2 ईयर्स इज। तो हमें पता करना है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो हमें एक कॉन्सेप्ट पता है कि फॉर फर्स्ट ईयर एस आई इज इक्वल टू सी आई। ठीक है, तो इसको यूज करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो सी आई फॉर 2 ईयर्स क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एस आई फॉर 2 ईयर्स, एस आई फॉर 2 ईयर्स प्लस एस आई ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर इंटू जो इस पे इंटरेस्ट लगेगा वो 4/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। क्योंकि पहले साल का तो एस आई और सी आई दोनों सेम होता है, तो एस आई कितना लगेगा, 2 साल का लगेगा, और पहले साल का एस आई पे जो एक्स्ट्रा लगेगा वो एक कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो सी आई फॉर 2 ईयर्स कितना है, यह है 2448, और एस आई फॉर 2 ईयर्स क्या हो जाएगा, अगर मान लेते हैं एस आई तो सेम ही होता है, तो मतलब एस आई फॉर लेट एस आई फॉर 1 ईयर बी एक्स। ठीक है, तो एस आई फॉर 1 ईयर एक्स है, तो एस आई फॉर 2 ईयर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस एस आई ऑफ फर्स्ट ईयर एक्स इंटू 4/100। ठीक है, तो ये अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। 2448 इज इक्वल टू 2x प्लस 0.04x हो जाएगा, तो 2.04x इज इक्वल टू 2448 हो गया। तो x इज इक्वल टू हो गया 2448/2.04। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 1200। तो एस आई फॉर 1 ईयर आ गया 1200, तो एस आई फॉर 2 ईयर्स क्या हो जाएगा, 2 ईयर्स हो जाएगा 2 इंटू 1200, तो ये हो गया 2400। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 138 भी सॉल्व कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 139। तो 139 क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये टीआरई 2 में भी आया हुआ था। टीआरई 2 अगर आप देखें तो ये बुकलेट सीरीज ई का क्वेश्चन नंबर 97 है। ठीक है, तो इसको आप लोग जाके फिर से वीडियो में देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में टीआरई 2 का जो क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन वीडियो है उसमें इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहां से रेफर कर सकते हैं इसको। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140 पे। तो क्वेश्चन नंबर 140 क्या बोल रहा है, इसमें 3 मेटालिक बॉल दिए हुए हैं जिनका रेडियस 6, 8 एंड 4 सेंटीमीटर है। इनको मेल्ट किया गया है तीनों को, और एक नया बॉल बनाया गया है, और उस नए बॉल का रेडियस 12 सेंटीमीटर है। तो हमें आर सेंटीमीटर जो रेडियस है उसका आर का वैल्यू फाइंड करना है। तो मेटालिक बॉल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। तो सबसे पहले 6 का होल क्यू प्लस 3 को, जो ये 3 है इन तीनों को मिला के एक बॉल बनाया गया। तो 4/3 पाई 8 का होल क्यू प्लस 4/3 पाई आर क्यू, इसको इक्वल है 4/3 पाई 12 का होल क्यू के। ठीक है, तो इसमें हम 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई सब में चला गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, 6 का होल क्यू जो कि है 216 प्लस 8 का होल क्यू 512 प्लस आर क्यू इज इक्वल टू 12 का होल क्यू बचा। तो 12 का होल क्यू हो जाता है 1728। तो आर क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1728 माइनस 827 728, तो ये आर क्यू हो जाएगा 1000। तो आर का वैल्यू आ गया 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 140 का ऑप्शन नंबर ए। तो अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 141। तो क्वेश्चन नंबर 141 बोल रहा है कि ए एक काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, और जब फिर वो दोनों मिलके उस काम को 4 दिन लगातार करते हैं, फिर ए छोड़ देता है। तो अब बताना है कि जो रिमेनिंग काम है उसको बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, ये 1 डे वर्क क्या हो गया
1 डे का हो गया। अगर वो 12 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में 1/12 काम करेगा। बी एक दिन में कितना करेगा, अगर वो 15 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में 1/15 करेगा। ठीक है, अब दोनों मिल के एक दिन में कितना काम करेंगे, ए प्लस बी 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/12 प्लस 1/15। तो इसका एलसीएम हो गया हमारे पास 60। तो 5 + 4 9/60, तो ये हो गया 3/20। तो ए और बी 4 दिन में कितना काम करेंगे, ए और बी 4 दिन में मिलके कितना काम करेंगे, ये हो जाएगा 4 × 3/20, तो ए हो जाएगा 3/5। तो ए और बी दोनों ने मिलके 3/5 काम को कर दिया 4 दिन में। अब बाकी का काम कितना बच गया, तो बाकी का रिमेनिंग वर्क हो गया, 1 - 3/5, तो ये हो गया 2/5। अब 2/5 काम बी को करना है, तो बी कितना दिन में करेगा, टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन बाई बी टू कंप्लीट द वर्क, ये हो जाएगा जितना काम बचा है, तो 2 काम बचा है, और बी का रेट कितना है काम करने का, 1/15 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 15/5 × 1, तो 5 × 3, तो ये हो जाएगा 6 डेज। तो बी को 6 डेज और लगेंगे वो काम को कंप्लीट करने में। तो इसका हो गया क्वेश्चन नंबर 141 का ऑप्शन नंबर सी। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 142। तो क्वेश्चन नंबर 142 में बोल रहा है कि अगर शुगर का रेट 25% से इंक्रीज हो गया है तो हम लोग अपना कंजप्शन कितना रिड्यूस करें कि हम लोग का अपना एक्सपेंड नहीं बढ़ाना पड़े। तो मान लेते हैं हमारा कंजम्पशन पहले 1 kg का था और प्राइस था 100 पर kg। तो अब शुगर का प्राइस कितना हो गया, 125 पर kg हो गया, क्योंकि 25% बढ़ा। ठीक है, लेकिन हमारा एक जो एक्सपेंस है वो 100 ही रहेगा। तो अब हम लोग कितना शुगर खरीद पाएंगे, ठीक है, तो अब हम लोग खरीद पाएंगे 100/125, जो कि हो गया 0.8। तो अब हम लोग 0.8 kg शुगर खरीद पाएंगे। ठीक है, तो हमारा पहले कंजप्शन था 1 kg, अब घटकर हो गया 0.8 kg। तो हमारा पहले कंजम्पशन था 1 kg, अब वो घट के हो गया 0.8 kg। तो रिडक्शन कितना हुआ, रिडक्शन इन कंजम्पशन क्या हो गया, 1 - 0.8 kg हो गया, ये हो गया 0.2 kg रिडक्शन हुआ, तो ये हो गया 0.2/1 × 100, तो ये हो गया 20%। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 142 सॉल्व। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 143। तो इसमें बोल रहा है कि एक स्क्वायर है हमारे पास जिसका एरिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर हो गया, जो ए यहाँ पे साइड है तो ए 121 है, तो ए हो गया हमारे पास 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस ये जो स्क्वायर था वो कॉपर वायर से बना हुआ था। ठीक है, तो अब उसी कॉपर वायर से हमें एक सर्कल बनाना है, तो उसका रेडियस कितना होगा। तो एरिया इसका 121 था, तो साइड हमें 11 सेंटीमीटर मिल गया, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 4 × साइड, तो ये हो गया 44 सेंटीमीटर। तो अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है, तो 2πr इज इक्वल टू हो गया 44। तो r हमें मिल जाएगा 44/2π, पाई को हम लोग 22/7 लिख सकते हैं, तो 22 × 2 44 गया, तो r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आ गया सर्कल ऑफ रेडियस। तो ये हो गया 143 का ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 144। तो इसमें दिया हुआ है कि अगर मान लेते हैं हम लोग अपने सर्कल के रेडियस को 50% से इंक्रीज कर देते हैं तो उसका एरिया कितना से इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इनिशियल एरिया कितना है, इनिशियल एरिया हो जाएगा, मान लेते सर्कल का रेडियस r है, तो ये πr² हो गया। अब इंक्रीज करने के बाद फाइनल एरिया क्या आएगा, पाई इंटू 50% से इंक्रीज हो रहा है तो 1.5/2, तो ये हो गया 2.25 पाई। ठीक है, 1.5 r हो जाएगा, तो 2.5 πr²। ठीक है, तो इंक्रीज इन परसेंटेज क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन परसेंटेज ये हो गया 2.25 πr² माइनस πr², तो ये हो गया 1.25 πr² डिवाइडेड बाय इनिशियल πr² इंटू 100, तो ये πr² गए, तो ये बच गया 125%। तो ये हो गया परसेंटेज इंक्रीज 125%। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 144 भी सॉल्व हो गया हमारा। तो अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 145। तो एक क्वेश्चन भी टीआरई 2 में आया हुआ था और इसका भी सॉल्यूशन आपको टीआरई 2 का जो क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व किया उसमें मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 93 है टीआरई 2 का।
तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को रेफर करके इसका सॉल्यूशन देखकर समझ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 146। तो 146 में दिया हुआ है डिगिंग प्राइस ऑफ ए ट्यूबवेल ऑफ डेप्थ 280 मीटर। तो हाइट है 280 मीटर और डायमीटर है 3 मीटर एक ट्यूबवेल का, तो इसका रेडियस हो जाएगा 1.5 मीटर। तो डिगिंग करने का रेट क्या है 3.6 पर क्यूबिक मीटर। तो जो ट्यूबवेल है वो सिलिंड्रिकल टाइप का होता है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका हो जाएगा 22/7 इंटू आर हो गया 1.5 इंटू 1.5 इंटू एच है 280। तो 7 से 40 टाइम्स में गया, तो अब बच गया क्या 22 इंटू 40 880 इंटू 2.25। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे कितना आया, ये हो जाएगा 1980 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब का रेट क्या है 3.6, तो 9080 का हो जाएगा 9080 इंटू 3.6। तो इसको कैलकुलेट करने पे आ जाएगा हमारे पास 7128। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ डिगिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 146 सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 147। इसमें बोल रहा है कि हमारे पास एक रेशियो है 49:68। अब बोला इसमें कौन सा नंबर ऐड करेंगे तो इस रेशियो को 6:7 में कन्वर्ट कर देगा। तो एज्यूम कर लेते हैं हम लोग x ऐड किए ऊपर और नीचे दोनों, तो इसका रेशियो 6:7 हो गया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 इंटू 49 प्लस एक्स इजिकल टू 6 इंटू 68 प्लस एक्स हो गया। तो ये हो गया 49 टू 7 हो जाएगा 9 7 63 343 प्लस 7x इज इक्वल टू 8408 प्लस x। तो 6x इज इक्वल टू हो गया हमारे पास, ये हो गया 6x। तो ये x इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 408 माइनस 343। तो x का वैल्यू आ गया 65। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 147 भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 148। तो 148 में हमारा दिया हुआ है इफ 40% ऑफ 20% ऑफ ए नंबर इज 80। तो 40% 40/100 हो गया, ऐसे फॉर्म में रहे तो इसको इंटू करते जाओ। तो 25% हो गया 25 इंटू 100 ऑफ ए नंबर, मान लेते हैं नंबर एन है हमारे पास, ए है 80। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 25 से 100 गया 4 टाइम्स में, ये 2 5 2 से 2 गया, तो एन हमारा कितना आ गया, एन आ गया 80 इंटू 5 इंटू 2। तो ये हो गया एन 800। ठीक, तो अब बोल रहा है नंबर हमारे पास पता है 800 आ गया, तो पूछ रहा देन इट्स 60%। तो 800 का 60% क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 480। तो इसका सही आंसर आ गया ऑप्शन ए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 148 भी सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 149। इसमें बोल रहा है ए बी एंड सी मिलके एक काम को 30 दिन में कर रहे हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में 1/30 काम कर रहे हैं। ठीक है, और ए एंड बी मिलके उस काम को 50 डेज में कर रहे हैं। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1/50 कर रहे हैं। तो अब हमें बताना है कि सी अलोन मतलब सी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। तो सी एक दिन में कितना काम करेगा, सी एक दिन में काम करेगा ए प्लस बी प्लस सी जितना एक दिन में कर रहे थे, और माइनस ए प्लस बी जितना एक दिन में कर रहे थे। तो ये हो जाएगा 1/30 माइनस 1/50। तो ये हो गया 150, 5 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2/150 जो कि हो जाएगा 1/75। तो सी एक दिन में 1/75 काम कर रहा है। तो एक काम करने में सी को कितना लगेगा 1/1/75। तो ये हो जाएगा 75 डेज, मतलब सी उसी काम को अकेले 75 डेज में कंप्लीट करेगा। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 149 भी सॉल्व हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा TRE 3 का, ये है क्वेश्चन नंबर 150। तो इसमें क्या है कि द रेशियो ऑफ एजेज ऑफ फादर एंड सन इज 5:2। तो अगर मान लेते फादर का एज f है और सन का एज s, तो इसका रेशियो 5:2 है। ठीक, और इफ द डिफरेंसेज ऑफ देयर एजेज इज 27 ईयर्स, तो इन दोनों का एज गैप कितना है 27 ईयर्स का है। ठीक है, तो हमें बताना है कि आज से 6 साल बाद फादर का एज क्या होगा।
तो इससे हम लोग रिलेशन क्या निकाल पाए, एफ इज इक्वल टू 5s/2 हो जाएगा। तो एफ के जगह पे हम लोग 5s/2 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5s/2 माइनस एस इज इक्वल टू 27। तो 5s-2s/2 इज इक्वल टू 27, तो 3s इज इक्वल टू 27 इंटू 2, एस इज इक्वल टू 27 इंटू 2/3, तो 9, तो ये 18 हो गया। तो सन्स एज हो गया, सन्स एज 18 ईयर्स, ठीक है। और फादर्स एज हो गया 18 प्लस 27, तो हो गया 45 ईयर। तो आज के 6 साल बाद फादर्स का एज क्या हो जाएगा, 45 प्लस 6, जो कि हो जाएगा 51 ईयर्स। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 150 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग बीपीएससी टीजीटी टीआरई 3 का भी सारा क्वेश्चन मैथमेटिक्स का सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।